नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम कुछ इम्पोर्टेंट जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जनरल स्टडीज़ ऑलमोस्ट प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है और आगे आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो या एसएससी भी इस बार से जनरल स्टडीज़ पूछेगी दोस्तों। तो आपका जो भी एग्ज़ाम हो, कहने का मतलब सब में जीएस पूछा ही जाता है। तो जीएस का क्वेश्चन हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि इससे आपको अपने अगर जीएस पढ़ा भी है ऑल ओवर पढ़ ही लिया होगा। जीएस का सिलेबस वैसे भी कंप्लीट होता नहीं है, लेकिन जितना पढ़े दोस्तों मोर देन सफिशेंट होना चाहिए। आपको उस पर क्या बार बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा। अदरवाइज जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, कितना भी पढ़ ले इसका सिलेबस कभी भी कंप्लीट होने वाला नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ ऐड होते रहता है। ऑलराइट, तो उसी का प्रैक्टिस करने के लिए आपने पढ़ा भी होगा पहले, तो उसका आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं हमारे साथ साथ। ओके, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको सुन के आप मतलब कह सकते हैं कि यहाँ आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, टाइम किल नहीं होगा। सोशल मीडिया पर जो आप यहाँ स्लाइड करते रहिएगा, उससे बेटर होगा कि कुछ पढ़ लिया जाए। ओके दोस्तों, तो वही जीएस का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं आपको कितना आता है। या आगामी एग्जाम में दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसे ही रिपीट हो जाता है प्रीवियस ईयर से, तो इसी लिहाज से भी आपको पढ़ना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। देखिए स्टार्ट करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य, आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य दोस्तों जब 1971 में 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश जब अलग हुआ था, ओके, नया राष्ट्र बना था बांग्लादेश, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था शिमला समझौता। कब? 2 जुलाई 1972 को, जुलाई 1972 को। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का, आप पहले हिस्ट्री का मतलब एंशिएंट हो या मेडावल हो, उसका आप यदि डेट नहीं याद रखते हैं तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों आपको डेट जरूर याद रखना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जितना भी डेट वगैरह है, पूना पैक्ट कब हुआ था, जैसे लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, ये सब कुछ था। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, गांधी जी कब कब जेल गए थे, कराची अधिवेशन कब हुआ था, आपका गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दिया गया था, इस बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। कहने का मतलब कि इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जितना भी डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट जितना भी चीज़ हुआ है, महत्वपूर्ण चीज़ सब, जैसे ये 1971 वाला आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध है, भारत चाइना का युद्ध है, कब कब हुआ था, वो डेट वगैरह आपको याद होना चाहिए। पिछले साल गलवान घाटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। गलवान घाटी में जो 15 जून 2020 को दोस्तों जो भारत और चाइना के बीच में झड़प हुआ था, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे। तो ये अक्सर जो बड़ी बड़ी घटनाएं रहती है उससे क्वेश्चन डेट वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो देखिए जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता संपन्न हुआ था। अब जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उसी में पाकिस्तान जो आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसके बाद ये शिमला समझौता हुआ था। इसमें देखिए भारत की तरफ से 1971 के आसपास कौन थी, तो इंदिरा गांधी, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों जुल्फिकार अली भुट्टो थे। पाकिस्तान की तरफ याद रखिएगा जुल्फिकार अली भुट्टो थी। और भारत और पाकिस्तान के बीच एक और समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, आप सबने पढ़ा भी होगा। ताशकंद समझौता दोस्तों, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ओके, ये कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। रसिया जो है उन्होंने दोनों को मतलब भारत पाकिस्तान के बीच में एक प्रकार से मध्यस्थता किया था। 10 जनवरी 1966 को, 10 जनवरी 1966 को ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद, जो उज्बेकिस्तान में एक जगह है उसकी राजधानी है, वहाँ ये हुआ था ताशकंद समझौता। ये भी अक्सर पूछता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए कितनी विडंबना है, क्या अजीब विडंबना है कि 10 जनवरी को ये ताशकंद समझौता, इसमें लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उस समय मोहम्मद अयूब खान थे, वो दोनों आपस में हस्ताक्षर किए थे। ऑलराइट, और 11 जनवरी को दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक डेथ हो जाती है। और अभी तक कोई जांच नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है अचानक और कोई जांच नहीं हुआ, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा मतलब सवाल है। खैर, तो याद रखिएगा दोनों, शिमला समझौता जो 2 जुलाई 1972 में और ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 में, दोनों का प्रधानमंत्री का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम एजुकेशनल आपका सैटेलाइट कौन था, तो एडुसेट। कौन था दोस्तों? एडुसेट, नाम है एडुसेट। एडुसेट जो था भारत द्वारा छोड़ा गया पहला एजुकेशनल सैटेलाइट था। ओके, इसको 20
20 सितंबर 2004 को छोड़ा गया था, याद रखिएगा 20 सितंबर 2004 को। ओके, और इसमें जो एक है दोस्तों मैट सेट, मैट मतलब आपका मौसम संबंधी है, मैट सेट मौसम संबंधी है। चंद्रमा के लिए कई सारा यान गया है, चंद्रमा के लिए कई सारे यान भेजा गया था दोस्तों। एक पर जैसे आपको पता होगा चंद्रयान फर्स्ट, जो चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था 2008 में 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 से। कभी कभी इसका लॉन्चिंग व्हीकल का नाम पूछ देता है, तो PSLV C11 ध्यान रखिएगा। चंद्रयान फर्स्ट को PSLV C11 से भेजा गया था 2008 में। ओके, और चंद्रयान सेकंड हाल ही फिलहाल में 2019 में छोड़ा गया था, और इसमें भी PSC से कई सारा क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्रयान सेकंड से आपको पता होगा विक्रम जो लैंडर और उसका रोवर जो था प्रज्ञान, उससे भी क्वेश्चन पूछा था। तो चंद्रयान सेकंड को GSLV Mark 3 M1 से उसको छोड़ा गया था। GSLV से याद रखिएगा, GSLV से चंद्रयान सेकंड को और PSLV C11 से चंद्रयान फर्स्ट को। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड है दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? जो ब्लाइंड पीपुल है उनको एजुकेशन के लिए एक कह सकते हैं कि लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? ल्यू ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ओके दोस्तों, और इन्हीं के ल्यू ब्रेल के नाम पर ही 4 जनवरी को हम लोग ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस 4 जनवरी को ही मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो थर्ड का ए। फोर्थ, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ निर्धारित किया गया है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था? जो मूल संविधान था, जो हमारा जो मूल संविधान था दोस्तों, उसमें किसी प्रकार का फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 कब? 1976 में आपको पता होगा, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने किसके संविधान से लिया है? तो रसिया के संविधान से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ओके, लेकिन वर्तमान में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो 11वां कब जोड़ा गया दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, शिक्षा से संबंधित है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज 86वां 11वां था। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल 11 हमारे पास मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? हिंदू लॉ, सबसे पहले जो भारत के हिंदू लॉ दोस्तों, उसके निर्माता कौन थे? तो मनु, आपने नाम सुना होगा मनु। ये आपके शुंग वंश के जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग वंश के जो शासक पुष्यमित्र सिंह, इनके दरबार में रहते थे मनु। शुंग वंश के शासक के दरबार में दोस्तों 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो मनु रहते थे और एक पतंजलि, याद होगा आपको, पतंजलि भी उन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग वही है जिसने बृहद्रथ की हत्या करके, जो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग। तो मनु जो है पहला महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। ऑलराइट, इसको मनु स्मृति के नाम से भी जाना जाता है, आपने पढ़ा होगा, मनु स्मृति के नाम से है। ऑलराइट, नेक्स्ट 6 है, एक और नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वात्स्यायन ने किसका रचना की थी? तो कामसूत्र अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि कामसूत्र की रचना किसने की थी? तो वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। कौटिल्य का आप जानते हैं, कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य आपके दोस्तों चंद्रगुप्त के जो क्या कर सकते गुरु, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो उनका नाम था कौटिल्य ही था, या जिसको चाणक्य भी कहते हैं। इन्होंने क्या, अर्थशास्त्र जो है उस समय इन्होंने उसकी रचना की थी। कौटिल्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त के गुरु थे कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी नाम रखा गया था। तो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा था। ओके, और कपिल जो है सांख्य दर्शन के, टोटल भारत में जो हम लोग के सिलेबस में है, लगभग आप लोग के सिलेबस में है, 6 दर्शन को पढ़ाया जाता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता या प्रतिपादक कौन थे? तो कपिल मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, वारसा किस देश की राजधानी है? पोलैंड की राजधानी है वारसा। फिलीपींस की राजधानी मनीला, आपको पता होगा। डेनमार्क का कोपेनहेगन, नीदरलैंड का हेग। पोलैंड की राजधानी वारसा दोस्तों। ओके, पोलैंड आपका जर्मनी के बगल में है और रसिया के बगल में है, तो पोलैंड भी आए दिन चर्चा में रहता है क्योंकि रसिया के बगल में है, और यूक्रेन और रसिया के बीच में अभी संघर्ष जो चल रहा है, तो पोलैंड कहीं ना कहीं चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? क्योडो किस देश की समाचार एजेंसी दोस्तों? जापान की। 7th का ऑप्शन सी। 8 थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करते हैं ताकि आपको साइड का भी चीज़ें पता हो, उससे और क्या होता है कि एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा जब ऑप्शन पे आप चर्चा करने लगते हैं दोस्तों, यही तरीका, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये नहीं कि आप क्वेश्चन पूछे और आप एक आंसर दिए, नहीं, आपको आंसर के बारे में आपको उसका पूरा दोस्तों ओवरऑल पता होना चाहिए, तब जाके आप दूसरे क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में
यूपीएससी में क्या होता है, डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऑप्शन जो रहता है दोस्तों, आप ऑप्शन को सोच सोच के ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिएगा, चौथा आराम से आप आंसर कर सकते हैं। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, यही चीज़ है, नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे से कंप्लीट कर पाइएगा। बस आंसर दे दिए और आगे बढ़ गए, ये नहीं, ये तरीका अच्छी बात नहीं है। 8 नंबर देखिए, संसार में स्वच्छ जल का, देखिए क्लीन वाटर का, जिसको कहते हैं मीठे पानी का, सबसे बड़ी झील कौन है? तो मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर, आपने नाम भी सुना होगा। लेक सुपीरियर कनाडा और यूएसए की सीमा पर है लेक सुपीरियर झील जिसको कहते हैं। और आपको दोस्तों इसका मतलब एरिया पता होना चाहिए, कितना है इसका क्षेत्रफल? तो 82,100 किलोमीटर के आसपास, 82,100 किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। और बिहार का एरिया देखिए 94,163 किलोमीटर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेक सुपीरियर कितना बड़ा है। लेक सुपीरियर दोस्तों कितना बड़ा है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कैस्पियन सागर भी दुनिया का सबसे बड़ा झील है। कैस्पियन सागर भी क्या है दोस्तों, नाम है सागर लेकिन है वो बहुत बड़ा झील है। तो उसकी वो तो दुनिया की सबसे बड़ी है, लेक सुपीरियर से भी बड़ा है, तो अपने बिहार राज्य से भी बड़ा है दोस्तों। उसका मतलब कह सकते हैं एरिया तो बहुत बड़ा है, कितना बड़ा झील है। नेक्स्ट 9 नंबर, विश्व की सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड, पढ़े होंगे आप, बचपन में भी पढ़े होंगे। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, और सबसे बड़ा जो आपका ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग, वो सबसे बड़ा है। और आप तो जानते हैं एमू दोस्तों, एमू और कीवी जो है, एमी और कीवी, ये मतलब फ्लैटलेस बर्ड इसको कह सकते हैं। फ्लैटलेस बर्ड मतलब उड़ता नहीं है। 10th देखिए, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब। 712 ईस्वी में, आपने कभी पढ़ा होगा, 712 ईस्वी में दोस्तों सिंध के जो राजा थे दाहिर, उस पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम जो था वह अरब का था। 712 ईस्वी में ही उसने आक्रमण किया था। ये आपका अफगान का कौन था? तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी दोस्तों 1001 से लेके 1027 तक 1027 तक 17 बार भारत पर हमला किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ये महमूद गजनवी अफगानी था। ऑलराइट, तुर्क तो आपका ये मोहम्मद गौरी का नाम जानते होंगे दोस्तों, वो तो क्या था, तुर्क था। मंगोल चंगेज खां वगैरह मंगोल था ये सब। ऑलराइट, तो हमारा आंसर हो गया अरब। सबसे पहले अरब ने आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग का गठन दोस्तों 1906 में हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 12th, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? रिएक्टर पैमाना, आपने नाम सुना होगा, रिएक्टर पैमाना भूकंप की इंटेंसिटी, भूकंप कितना ज़्यादा आया है उसको हम मेजर करने के लिए रिएक्टर स्केल की यूज़ करते हैं। समुद्र की गहराई दोस्तों, समुद्र की गहराई फैदोमीटर से हम समुद्र का जो मतलब गहराई मापते हैं फैदोमीटर से। और ऊंचाई हम मापते हैं एल्टीमीटर से, आपने पढ़ा होगा एल्टीमीटर से हम ऊंचाई मापते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट 13 नंबर, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की पहली दूसरी दोस्तों, पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकेंड हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में 1556 में। और तीसरी हुई थी 1761 में। 1761 में दोस्तों एक तो अफगान की तरफ से था अहमद शाह अब्दाली, और इधर मराठा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। मराठा से कौन था दोस्तों? मराठा का पेशवा उसमें कौन था? बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है कि उसमें मराठा का पेशवा कौन था पानीपत की तीसरी लड़ाई में? तो बालाजी बाजीराव, याद देखिएगा, बालाजी बाजीराव ये उसमें मराठा के पेशवा थे। 1761 में मराठा हार जाते हैं। ऑलराइट, 14, खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती कश्मीर फाइल्स, आपने देखा भी होगा। इसके डायरेक्टर का नाम पूछा है तो विवेक अग्निहोत्री। कौन थे? विवेक अग्निहोत्री। 15 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें जो है आप जानते हैं पहले वोट देने का आयु कितना था? 21 वर्ष था, लेकिन अब उसको 18 कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन से? ये बात है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 राजीव गांधी के समय में। 61वां संविधान संशोधन 1989 राजीव गांधी के समय में इसको मतलब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। जरूर आपको ध्यान रहना चाहिए। ऑलराइट, देखिए 55वां संविधान संशोधन से अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य बना मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसको राज्य बनाया गया अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से रिलेटेड है। 73वां संविधान संशोधन, और 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों पंचायती राज मतलब पूरी तरह से लागू हो गया संविधान में। 84वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में इसमें इस बार क्वेश्चन भी पूछा है। 84वां संविधान संशोधन 2002, इसमें दोस्तों लोकसभा
जो आपका लोकसभा है और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा कह सकते हैं। परिसीमन क्या गया, परिसीमन क्या होता है कि मतलब कितना सीट होगा किसी भी स्टेट से, जैसे विधानसभा है, विधानसभा में क्या होता है कि कितना टोटल विधानसभा की सीट होगी, और लोकसभा में कितना एमपी की सीट होगी। तो इसको मतलब परिसीमन कर दिया गया है, मतलब मैक्सिमम कर दिया गया कि इतना अभी से ज़्यादा नहीं बदला जा सकता है। जैसे वहाँ पर है 543 सीट है, लोकसभा में कितना है मैक्सिमम सीट 543 या 545 कर सकते हैं। अभी वो सीट नहीं भर सकती, कब तक, 2026 तक। ये कब किया गया, यही 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन में सीट को निश्चित कर दिया गया है कि 2026 तक आप चाहे लोकसभा हो या विधानसभा में सीट की संख्या नहीं बढ़ सकती है। बिहार की बात करें, बिहार में टोटल कितना विधानसभा सीट, तो 243 है, ये भी 2026 तक, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यही चीज़ किया गया था 84वां संविधान संशोधन 2002 में, और ये क्वेश्चन बीपीएससी में हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है दोस्तों, वीनस, जिसको शुक्र कहते हैं, इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, या ओके जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। तो हमारा कौन आंसर है 16 का ए, शुक्र दोस्तों। ऑलराइट, 17 देखिए, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपको पता होगा पटना में हुआ था 1666 में। कब दोस्तों, 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जहाँ पर आप पटना साहिब के नाम से उनको गुरुद्वारा भी बना दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी दोस्तों, याद रखिएगा। और जो भी पाहुल प्रणाली से दीक्षा लेते हैं उनको बाद में खालसा क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खालसा कहा जाता है, जो पाहुल प्रणाली से मतलब दीक्षा लेते हैं। ओके, और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में किया था, और इन्होंने 1699 में ही औरंगजेब को, उसमें यहाँ के सम्राट कौन थे, मुगल शासक औरंगजेब, तो इनको उन्होंने जफरनामा लिखा था। और गुरु गोविंद सिंह के ही दो पुत्रों को दोस्तों औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, जिंदा जो है दीवार में चुनवा दिया था गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्र को। और इन्हीं दो पुत्र के नाम पर, उन्हीं दो पुत्र को सम्मान करने के लिए इस बार नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का ऐलान किया है दोस्तों। 26 दिसंबर को प्रत्येक साल से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा भारत में, ध्यान रखिएगा, पहली बार मनाया जाएगा 2022 में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस आगे मनाया जाएगा, तो वो गुरु गोविंद सिंह के जो दो पुत्र को औरंगजेब ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था, उन्हीं के नाम पर। ओके, उनका नाम प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपको यदि पता हो, या आप गूगल पे सर्च करके जरूर उसका नाम भी हमें भी बताइएगा, ताकि आपके एग्जाम में भी हो सकता है आ जाए। एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको ध्यान रहेगा। ऑलराइट, 18 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। 19 देखिए, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है 16 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तो अंबिका कांत सिंह। किसने किया था, अंबिका कांत सिंह। 20 नंबर, राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण पड़ा है। जो बिहार का नाम पड़ा है किसके कारण पड़ा है दोस्तों, तो बौद्ध बिहार। यहाँ जो बौद्ध भिक्षु आते थे उन्हीं के नाम पर इनका ये बिहार उनका स्थल था, मतलब बिहार करने आते थे, भ्रमण करने आते थे, तो उसी से नाम इसका पड़ गया बिहार। 21 बांग्लादेश का उदय कब हुआ, 1971 में। बांग्लादेश का दोस्तों उदय 1971 में हुआ। बांग्लादेश को 16 दिसंबर कह सकते हैं, 16 दिसंबर 1971 को उसको आज़ादी मिली, 16 दिसंबर 1971 को आज़ादी मिली। और इसी के बाद 1972 में शिमला समझौता, हम लोग ने पहला क्वेश्चन वहाँ से शुरू किया था, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो हमारा आंसर हो गया 21 का बी। 22 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और विक्रम साराभाई ये इसरो के पहले चेयरमैन थे। कौन थे, विक्रम साराभाई इसरो के पहले चेयरमैन थे। और अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी इनको कहा दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को ही कहा जाता है। इसरो के मतलब पहले चेयरमैन थे। इसरो का स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, आपका बेंगलुरु में है हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके कह सकते हैं कि हेड कौन है, महानिदेशक कौन है, तो इसरो के एस सोमनाथ। पहले कौन थे, के सिवन का नाम, जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में था। अभी कौन है, तो एस सोमनाथ है, 10वें नंबर के चेयरमैन है। भारत ने अपना मतलब इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट दोस्तों 1975 को लॉन्च किया था। वो जो पहला हमने लॉन्च किया था तो सोवियत संघ यूएसएसआर था उस समय 1975 में। 1992-93 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था। तो वो जो जगह था जब 1975 में हमने पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था यूएसएसआर की हेल्प से, वो कंट्री अभी कजाकिस्तान है। वो कंट्री कहाँ है, कजाकिस्तान के बीकानेर प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया था। कजाकिस्तान उस समय यूएसएसआर का पार्ट था। ऑलराइट, ये सभी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है आपका? तिरुवनंतपुरम में। 23 दोस्तों, पिनाक क्या है? पिनाक का दोस्तों क्या है? तो ये आपका है पायलट रहित विमान, ऑटोमेटिक राइफल, या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, या हल्का लॉन्चर। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दोस्तों, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, मतलब इसमें डाल के रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। तो पिनाक का क्या आपका? रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। ऑलराइट। 24 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों आपको साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 25, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? भारत में सबसे पहली बोलती फिल्म दोस्तों आलम आरा थी। कौन थी? आलम आरा। राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म तो थी, लेकिन मूक फिल्म थी दोस्तों। राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ था 1913 में। राजा हरिश्चंद्र को दादा साहेब फाल्के ने बनाया था 1917 में, लेकिन ये मूक फिल्म थी, मतलब कह सकते हैं कि इसमें आवाज़ नहीं था। वही 1931 में आलम आरा बना। इसके निर्देशक आप आरदेसिर ईरानी है। कभी इसके निर्देशक का नाम पूछे तो आरदेसिर ईरानी, आप ध्यान रखिएगा उनका नाम। लेकिन वो पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 25 का बी। नेक्स्ट 26 देखिए, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मतलब इसमें से पूछा गया क्लासिकल डांस कौन है? तो क्लासिकल डांस दोस्तों आपका मणिपुरी। मणिपुरी क्या है आपका? क्लासिकल डांस है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 27, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? तो देखिए IMF हो और वर्ल्ड बैंक हो, इस दोनों की स्थापना दोस्तों 1949 में, 1949 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन USA में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1949 में। इसी सम्मेलन से, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से IMF और मतलब वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, पोटोमैक नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक नदी के किनारे। तो IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था 1949 में। IMF हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, आपका यूनाइटेड नेशन हो सकता है, यूनिसेफ, यूनेस्को, इन सब का हेडक्वार्टर, WTO, ILO, WHO, उसका हेडक्वार्टर दोस्तों उसका एस्टेब्लिश्ड कहाँ होता है, और ये वगैरह सब क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होना चाहिए। 28 देखिए, विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2 का आह्वान किसने किया था? तो सुजलाम 2 का स्थापना दोस्त मतलब इसका अभियान किसने शुरू किया था? गजेंद्र सिंह शेखावत। जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय कौन है? मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने शुरू किया था सुजलाम अभियान 2। 20 जल दिवस कब मनाया जाता? तो 22 मार्च को। 29, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। 1954 में ललित कला की स्थापना की गई थी। और जो भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दोस्तों भारत रत्न अवार्ड, ये भी 1954 से ही दिया जाता है। और 2 व्यक्ति अभी तक हैं जो 2 गैर भारतीय हैं दोस्तों जिनको भारत रत्न मिला है, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफर खान। आपको नाम उनका पता होना चाहिए। ऑलराइट। 30, और पहला भारत रत्न किन 3 लोगों को मिला था दोस्तों? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो पहला भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। 30 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? मतलब विधान परिषद का जो स्थापना होगा, सब स्टेट में तो है नहीं विधान परिषद, किसी स्टेट में है। किस स्टेट में है दोस्तों? तो तेलंगाना में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में। इन सारे स्टेट में, मतलब 6 स्टेट में मतलब विधान परिषद है। तो विधान परिषद की स्थापना वगैरह किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 169 से। किससे? आर्टिकल 169 से। देखिए ये ऑप्शन, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आता दोस्तों, आपने कभी इसको परख नहीं किया था, लेकिन आप जो पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ जो है मतलब स्टैंडर्ड चीज़ें तो सब पढ़ता है, स्टैंडर्ड जो भी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट वो सब पढ़ के जाता है। आर्टिकल 19 ये किससे रिलेटेड है? ये आपका दोस्तों फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है। तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, मतलब बोलने की जो आज़ादी होती है वो आर्टिकल 19 में है। आपका ये है स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से ऑप्शन को रिजेक्ट कर देते। आर्टिकल 44 बार बार पढ़ाया जाता है, तो आर्टिकल 44 हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है आर्टिकल 44। तो ये भी आंसर नहीं होता, ऑलमोस्ट सब पढ़ा रहता है। आर्टिकल 19 आर्टिकल 44 सब पढ़ा होता है। आर्टिकल 80 दोस्तों आपने पढ़ा होगा कभी, सरला। 79, 80, 81। तो आपका देखिए जैसे है 79 से संसद किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो 79 में। राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। तो 80 हो गया हमारा राज्यसभा से। तो ये 3 ऑप्शन तो हम इस प्रकार से रिजेक्ट कर लिए। चौथा आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए।
तो इस प्रकार सभी यदि आपके पास नॉलेज है दोस्तों ऑप्शन को, इसलिए सारे ऑप्शन को भी पढ़ना चाहिए, सारे ऑप्शन को आपको देखना चाहिए। ये नहीं कि आंसर हम देख लिए और आगे बढ़ गए, ये नहीं होना चाहिए, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। अभी तक ये अप्रोच था तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आगे सुधार कीजिए। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए, यही कि आपकी जो भी गलतियाँ हैं दोस्तों, गलतियाँ से सीखें और उसको दूर करने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा दूर करने की कोशिश करें। इन द लास्ट देखिएगा कि आपके पास दोस्तों इतना सारा, मतलब आप इतने आगे निकल जाएंगे कि आप जब आप अपने पीछे के दिन को देखिएगा और बाद के दिन को देखिएगा, वास्ट डिफरेंस, कोई आपको सुधारने नहीं आएगा। आपको खुद भीतर से आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद आपको पुश करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि नो वन इज़ कमिंग टू पुश यू, यू हैव टू पुश योर सेल्फ। आपको आगे बढ़ना है जीवन में, आपका लक्ष्य है, आपका कुछ करने का मन है जीवन में, तो आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी का इंतजार मत कीजिए, किसी का वेट मत कीजिए, कोई नहीं आएगा दोस्तों, कोई नहीं आता है। आपको बढ़ना है, आपको खुद मतलब अपने आप से आगे बढ़ना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, खुद को पुश करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये कुछ तरीका है। ये जो कुछ बातें हैं दोस्तों, जीवन से जुड़ी हुई बातें, किस प्रकार से हम अपने जीवन को और अच्छे कर सकें, किस प्रकार से हम अपने आदतों में सुधार ला सकें, हम अपने आप को और कैसे, मतलब जो सक्सेसफुल पीपल लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं और हमारे सोचने में क्या अंतर है, मेजर डिफरेंसेज है, तो उस प्रकार से हम कैसे सोच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों बहुत सारा बुक्स का लिंक है, आप कोई भी बुक उठाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे दोस्तों एक महीना में एक बुक कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरे महीना में दूसरा बुक पढ़िए दोस्तों। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़े रहते हैं सिलेबस के बाहर। आप लोग क्या करते हैं, बस सिलेबस में चिपके रहते हैं दिन रात, सिलेबस में, और जो टाइम बचता है और ये उधर उधर टाइम वेस्ट कर देते हैं। नहीं दोस्तों, आपके पास जो प्रीसियस टाइम है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। हमेशा ये सत्य है कि आप पैसा कमा सकते हैं बाद में, लेकिन बाद में आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको बुक्स पढ़ना चाहिए दोस्तों। बुक्स हमें पूरी दुनिया से परिचित करवाती है, बड़े बड़े लोगों की सोच के बारे में हमें बताती है, अन्यथा सब टाइम किलिंग है दोस्तों। आप कुछ भी कर सकते हैं, कहते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये सत्य है, कदाचित सत्य है, हमेशा सत्य है। ओके, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस एक प्रकार से पहले खुद को मजबूत कीजिए। जब आप भीतर से मजबूत हो जाते हैं ना, तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य हो, आप बड़ी आसानी से उसको अचीव कर सकते हैं दोस्तों। और जब तक आप भीतर से मजबूत नहीं हैं और इधर जितना भी हाथ पैर मार ले दोस्तों, थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। लेकिन जब भीतर से आप मजबूत हो जाइएगा, तो आपके सामने किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल्स आए, आप उससे घबराइएगा नहीं, उसके सामने आप घुटना नहीं टिकिएगा। आप कहिएगा नहीं, आई कैन डू इट, आप आसानी से उसको पार कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको बुक्स अच्छी तरह से बता पाएगा। जितना भी ऑनलाइन मोटिवेशन देख लीजिए, बस वो आज रात जैसे खाना खाते हैं सुबह में, ना, उसी प्रकार से दोस्तों मोटिवेशन आता है जाता है, लेकिन बुक्स आपके पास हमेशा रहेगा। जब भी आपको लगेगा कि नहीं यार, हम कहीं ना कहीं कुछ लैप्स कर रहे हैं, कुछ खो रहे हैं, तो आपको बुक्स पढ़ना चाहिए। ऑलराइट, बहुत सारी बातें हैं। खैर, आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं दोस्तों। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में संगीतज्ञ थे, तो तानसेन अकबर के दरबार में थे दोस्तों। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो तानसेन भी उनमें से एक थे। अष्टदिग्गज के बारे में आपने सुना होगा, ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। ओके, नेक्स्ट है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद को उदय का श्रेय किसे दिया जाता है। उग्र मतलब क्या, एक्सट्रीमिस्ट, आप पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडर्निस्ट दोस्तों। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे आपके, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये सब क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, उग्र थे। और आपका गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता, ये सब क्या थे, तो मतलब उदारवाद थे। 33, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। कोई भी केंद्रीय मंत्री है, सेंट्रल में हो, आप जानते हैं मिनिस्टर है, किसकी इच्छा तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति। क्यों, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति उनका नियुक्ति करते हैं। ऑब्वियसली भारत के प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही, मतलब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये सब हमारे मंत्री रहेंगे, तब जाकर राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। तो जो नियुक्त करेगा वही उसको हटाने का पावर रखेगा, कौन, भारत के राष्ट्रपति। सारा पावर तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, लेकिन करता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है। 34, चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च किया था। ये भी उन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था दोस्तों। तो लॉन्च मार्च 8, किससे, लॉन्च मार्च 8 से चीन ने अपने 22 उपग्रहों को लॉन्च किया था। और भारत ने भी सबसे पहले रिकॉर्ड बनाया था, 104 सैटेलाइट को दोस्तों इसरो ने लॉन्च किया था। उसके बाद स्पेस एक्स के जो मालिक हैं, क्या नाम, उनका नाम हम बोल रहे हैं दोस्तों, अपने फाल्कन 9 रॉकेट से 149 रॉकेट लॉन्च किया था। एलन मस्क ने 149 रॉकेट को लॉन्च किया था, तो इनका भी रिकॉर्ड है। और इसी प्रकार से चाइना ने भी 22 उपग्रह को लॉन्च किया था, लॉन्च मार्च 8 से। 35, डूरंड लाइन किन देशों के बीच है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हाल ही फिलहाल में। तो डूरंड लाइन दोस्तों
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। क्योंकि ये डूरंड लाइन बहुत पहले खींचा जा चुका था, जब पाकिस्तान बना भी नहीं था, पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था, तो उस समय डूरंड लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में था। देखिए ये भी सॉरी भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, ये भी ऑप्शन में है, लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान है तो ये डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ना कि भारत के बीच में, ध्यान रखिएगा। ओके 36 देखिए, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ, स्फीति मतलब इन्फ्लेशन के साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है, उसको क्या कहते हैं? गतिहीन स्फीति। क्या कहते हैं दोस्तों? गतिहीन स्फीति कहते हैं। मतलब इन्फ्लेशन तो है ही, जैसे अभी का जो समय है इन्फ्लेशन आप जानते हैं बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ बेरोजगारी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और आए दिन रिपोर्ट में आते रहता है कि बेरोजगारी की मतलब और भी बहुत सारे लोगों की नौकरी जा सकती है, इसको कहते हैं गतिहीन स्फीति। क्या कहते हैं? गतिहीन स्फीति। 37 मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु दोस्तों आगरा में हुई थी। पहले इनको आगरा में दफनाया गया था, लेकिन इनकी इच्छा थी कि इनको काबुल में अपने माता के जो भी माता का था उनका कब्र था उनके बगल में इनको दफनाया जाए, तो बाद में इनको काबुल में दफनाया गया था, लेकिन मृत्यु हुई थी आगरा में। 38 हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की टीम में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। ओके, हाल ही फिलहाल में टोक्यो ओलंपिक में हॉकी प्लेयर ने दोस्तों 41 साल बाद, याद रखिएगा 41 साल बाद जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये भी मतलब ऑब्वियसली ब्रॉन्ज कोई बड़ी चीज़ तो नहीं हुई, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि दोस्तों, क्योंकि 41 साल बाद कुछ नहीं जीतने से बेहतर कि कुछ जीत के आया जाए, तो 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 1928 में, 32 में और 36 में दोस्तों हमने तो गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। ये उस समय कौन थे? उस समय थे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, और उनके ही नाम पर दोस्तों 29 अगस्त को प्रत्येक साल राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार था दोस्तों, उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होना ही चाहिए, क्योंकि जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं उनके नाम पर आपको अवार्ड देना चाहिए। राजीव गांधी क्या किए थे खेल के मामले में? कुछ नहीं किए थे दोस्तों, तो ये तो अच्छी पहल है सरकार की। तो याद रखिएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। हॉकी में कितने प्लेयर होते थे? 11। 38 का सी। 39 द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेसमंड टूटू और दलाई लामा दोनों ने मिलकर लिखा था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 40 नंबर बुक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये आपका नई दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। तो इसमें हम लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दोस्तों। आगे जो है हम बहुत सारा क्वेश्चन जो है साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर उसको भी देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बुक के बारे में बहुत सारा बात कर लिए थे। अगर बुक परचेज करना चाहते हो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारा लिंक दिया गया, बहुत सारे अच्छी किताब का दोस्तों, सारे जो अच्छी किताब बस उसी का हम लिंक दिए हैं। अभी अमेज़ॉन पे भारी छूट डिस्काउंट कह सकते हैं दोस्तों, डिस्काउंट चल रहा है, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। बुक में जरूर इन्वेस्ट करें दोस्तों, ये सब अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इतना पैसा आप जो मोबाइल वगैरह में इधर उधर खर्च कर देते हो, उससे बेहतर कि आपको किताब रहना चाहिए आपके पास, ताकि कभी जो जब मन हुआ, जब मन नहीं लग रहा है किताब लेके किताब हम पढ़ना स्टार्ट कर दें। किताब हमें बहुत पूरी दुनिया से परिचित करवाती है, बहुत सारा ज्ञान देती है दोस्तों। पैसा से पैसा कमाना सीखें। जो बड़े बड़े लोग हैं दोस्तों, क्या करते हैं? पैसा को जाके बैंक में नहीं रख देते हैं, वो उसी पैसा से क्या करते हैं? कुछ नया शुरू करते हैं। तो क्या आइडियाज़ हो सकता है उसके पीछे, क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए पैसे को, ये सब चीज़ आपको पैसा से पैसा कमाना सीखें। शरद कुमार राजू बहुत बेहतरीन लिखते हैं दोस्तों। ये आपको फाइनेंशियली किस प्रकार से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, इसके बारे में पूरा मतलब फॉर्मूला बताएंगे। आर्थिक आज़ादी प्राप्त करने के सफल सूत्र, मतलब किस प्रकार से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मूला इसमें दिया गया है। आप जरूर इस किताब को पढ़ें। चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। कहा जाता है कि यदि आप एंग्री हो रहे हैं, इसका मतलब आप अभी भी पास्ट में जी रहे हैं। यदि आप में क्रोध आ रहा है तो आप पास्ट में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में यदि डर है दोस्तों, किसी प्रकार के लेकर डर है, तो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और आपके मन में शांति है, कहीं ना कहीं आप शांत हैं दोस्तों, तो इसका मतलब आप प्रेजेंट में हैं। आप देख लीजिए, आप गुस्सा में अक्सर रहते हैं, इसका मतलब आप पास्ट में हैं। आप डरे हुए रहते हैं, इसका मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और नहीं, यदि आप शांत महसूस करते हैं, हमेशा शांत महसूस करते हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट में जी रहे हैं। प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। भविष्य दोस्तों, पास्ट जो बीत गया कोई नहीं जानता, पास्ट तो बीत गया, उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता है। भविष्य क्या कल हो जाएगा कोई नहीं जानता दोस्तों, किसी का अच्छा भी हो सकता है, किसी का बुरा भी हो सकता है। ओके, तो कोई नहीं जानता है, तो उसके बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर है कि हम प्रेजेंट में जिए। तो वही इस किताब में अच्छे से बताया गया कि किस प्रकार से आप चिंता को छोड़ के सुख से जी सकते हैं। ओके दोस्तों, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एक अपने आप में बहुत बेहतरीन अप्रोच है, बहुत बड़ा कला है दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी इसी कला से कह सकते हैं कि आज दुनिया के महानतम नेताओं में शीर्ष में गिने जाते हैं। कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तो देख रहे हैं देश की स्थिति किस प्रकार से है,
लेकिन उनका जो पब्लिक स्पीकिंग है वो बेजोर है, नायाब है, कह सकते हैं अद्वितीय है, दुनिया में और किसी का नहीं है, जिसके कारण आज टॉप पे, पूरे वर्ल्ड में टॉप पे दोस्तों नेताओं में अगर देखें तो नरेंद्र मोदी जी सबसे ऊपर हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग अपने आप से कह सकती है बहुत बड़ा आर्ट है, कला है। जिसके पास ये है तो उसके पास कोई और चीज़ हो ना हो, वो हमेशा लीडरशिप ही करेगा दोस्तों, हमेशा वो लीडर के श्रेणी में रहेगा। तो आप इस किताब को पढ़ के मतलब परचेज करके दोस्तों पढ़ सकते हैं, तरीका सीख सकते हैं और ख़ुद को बिल्डअप कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। 8 रूल्स ऑफ लव। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग आपस में ये होता है तो उनका अफेयर चलता रहता है, लेकिन क्या होना चाहिए, लव किस प्रकार से होना चाहिए, लव को सही से डेफिनेशन, जेसेटी का कई सारे किताब दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स में कई बार का ये मतलब टॉप राइटर में रहे हैं ये जेसेटी। हाल ही में उन्होंने एक नया किताब लिखा है 8 रूल्स ऑफ लव, अच्छी किताब है, नया किताब है, बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप ऑब्वियसली प्यार मोहब्बत सब कोई गलत चीज़ नहीं है, करना चाहिए, लेकिन उसका सबका क्या तरीका होना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, तो ये सब जेसेटी की किताब में आपको मिलेगा। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये भी अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए एक मित्र ने मंगाया था, वही स्क्रीनशॉट लेके भेजा है। हौसलो सफ़र का, ये आईपीएस ऑफिसर का मतलब 13 जो आईपीएस ऑफिसर है उनके मतलब कुछ इंटरेस्टिंग कहानी उन्होंने शेयर किया था। यदि आप टैबलेट वगैरह से परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये सब टैबलेट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं, डिस्काउंट पे है। मेरे मतलब टेबल पे भी कई सारे बुक्स देख सकते हैं दोस्तों। एल्केमिस्ट, एटॉमिक हैबिट्स है, आपके अवचेतन मन की शक्ति है, रुक जाना नहीं है, डार्क हॉर्स है। प्रेमचंद जी का तो हम लगभग दोस्तों बहुत सारा कहानी पढ़ चुके हैं। ये 2-3 किताब मेरे पास अभी था तो ये हम दिखाए नहीं, तब हम इनका रंगभूमि, करभूमि, गोदान सब दोस्तों इसका हम पढ़ चुके हैं। हमको अच्छा लगता है प्रेमचंद जी पढ़ना, प्रेमचंद जी हो, रामधारी सिंह दिनकर हो, हरिशंकर परजाई हो, आपके और भी बहुत सारे जो इंडियन राइटर, सबसे पहले तो हमने उन सब इंडियन राइटर को ही पढ़ना स्टार्ट किया, सब पढ़े हैं दोस्तों। रिच डैड पुअर डैड, ये भी बहुत अच्छी किताब है, इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा दोस्तों, ये भी किताब अच्छी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको कैसे हो ये आपके बारे में बताता है। तो बहुत सारा किताब है, आप चाहे तो जो भी मन हो आप परचेज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अभी अमेजोन पे दोस्तों भारी छूट चल रहा है, तो आप अच्छे से वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। यदि आपके मार्केट में अवेलेबल है तो वहाँ से आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। प्लीज़ अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, इस वीडियो को भी लाइक करें, और कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार का, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।